हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकल नर्सिंग ट्यूटोरियल। आज हम लोग पीडियाट्रिक स्टार्ट करेंगे और वो टॉपिक है हमारा पीडियाट्रिक का कॉमन नियोनेटल डिसऑर्डर कि बेबी में जो कॉमन नियोनेटल डिसऑर्डर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट हम लोग आज स्टार्ट करते हैं क्राइंग बेबी। जो बेबी बहुत ज़्यादा क्राइंग करता है तो उसके कॉज क्या होता है, उसका रीज़न क्या हो सकता है और उसका इफ़ेक्ट क्या होता है। ये इमेज देख रहे होंगे, शो हो रही है एक छोटा सा क्यूट सा बेबी क्या हो रहा है कि रो रहा है बहुत ज़्यादा। तो फर्स्ट तो ये भी होता है कि जो न्यूनेटल होता है, मतलब जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, तो उसका ये कम्युनिकेशन ही होता है, वो और कुछ तो बोल नहीं पाता है। अगर उसे कुछ बोलना होता है, कुछ कहना होता है, फीडिंग चाहिए या फिर स्टूल पास आउट करना है, यूरिन पास आउट करना है, तो बस वो रोकर दिखा सकता है और तो कुछ उसको आता नहीं है, बोल तो वो सकता नहीं है। ठीक है, तो जो क्राइंग होता है तो वो क्या होता है, बेबी का कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग अपनी नई वीडियो, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्राइंग बेबी के बारे में। फर्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन। क्राइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ मैटरनल एंजाइटी एंड स्ट्रेस स्ट्रांगली एसोसिएटेड विथ मैटरनल डिप्रेशन। अगर बहुत ज़्यादा बेबी रो रहा है तो उसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉज क्या होता है, मैटरनल एंजाइटी एंड स्ट्रेस। अगर बेबी रो रहा होता है तो क्या होता है कि जो मदर होती है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, उसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है कि बेबी क्यों रो रहा है, उसको क्या दिक्कत है। क्योंकि अब बेबी तो बोल नहीं सकता है कि वो बता दे कि मुझे स्टमक में पेन हो रहा है या फिर मुझे या फिर कुछ भी लेग्स में पेन है, एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं बोल सकता है। मदर को क्या होता है, सिर्फ ऑब्ज़र्व करना होता है। अब वो ऑब्ज़र्व नहीं कर पाती है और बेबी को वो चीज़ प्रोवाइड नहीं कर पाती है जो बेबी को चाहिए, इसलिए बेबी क्या करता है, हमेशा क्राइंग 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 वो रोता रहता है। और स्ट्रांगली एसोसिएटेड विथ मैटरनल डिप्रेशन, इससे क्या होता है, जो कुछ कुछ मदर्स होती हैं वो क्या होता है, वो डिप्रेशन में चली जाती हैं। कैन इफ़ेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग। अब इससे क्या होता है कि हमारा जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो भी इफ़ेक्ट होता है, बिकॉज मदर जो है वो प्रॉपरली बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा पाएगी, एनजाइटी उसको रहेगी, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगी कि बेबी को हमें किस तरह से ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए। और जो बेबी होता है वो कैसे सकिंग प्रोसेस करेगा, जब बेबी रो ही रहा है कॉन्टिन्यूस तो वो सक नहीं कर पाएगा। इस वजह से भी क्या होगा, बेबी ब्रेस्ट नहीं फीड कर पाएगा। स्ट्रेस इन रिलेशनशिप मदर इन्फेंट अदर फैमिली मेम्बर, क्या होता है कि कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे वो मदर इन्फेंट का हो, मदर फैमिली मेम्बर का हो, मदर फादर रिलेशनशिप हो, उसमें क्या होता है, सब में स्ट्रेस हो जाता है। क्योंकि फिर सब में थोड़ा थोड़ा होने लगता है कि बेबी रो रहा है, उसकी वजह से रो रहा है, उसने उसको अच्छे से मदर ने केयर प्रोवाइड नहीं करी, इस वजह से बेबी रो रहा है। तो इस वजह से क्या होता है, सब में थोड़े थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। इसलिए पूरे जो होल फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनमें स्ट्रेस की सिचुएशन आ जाती है। कैन बी एसोसिएटेड रियरली विथ फिजिकल वायलेंस। इसमें क्या होता है, कभी कभी फिजिकल वायलेंस की भी सिचुएशन आ जाती है। जैसे आपने कभी नॉर्मल देखा होगा कि अगर कोई बेबी है तो अगर नॉर्मल भी अगर आप उसकी मदर को ऐसे ही टच कर दीजिए कि आप मार रहे हैं मदर को, तो बेबी क्या करता है, वो क्राइंग करने लगता है, रोने लगता है कि नहीं मत मारिए। तो इसीलिए क्या होता है, जो बेबी होता है वो देख नहीं पाता है कि हमारी मदर को कोई मार रहा है या फिर उसको कोई हार्म पहुंचा रहा है। ठीक है, एक्सेसिव क्राइंग। The infant can cry due to a number of reasons. If they cry due to some unusual cause, they cry with a non-stop scream. क्या होता है कि बहुत सारे कॉज होते हैं जिससे बेबी रो सकता है, उसमें कोई भी रीज़न हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल रीज़न नहीं होता है कि जिससे बेबी रोए। कोई भी एक रीज़न नहीं कह सकते हैं कि इससे ही बेबी रोएगा, बाकी अदर किसी से नहीं रोएगा। नहीं, बेबी किसी भी चीज़ से रो सकता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि वो कौन कौन से कॉज होते हैं। हमारा फर्स्ट कॉज है हंग्री। जब बेबी को भूख लगती है,
जब बेबी को मिल्क चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग चाहिए या फिर उससे कुछ फूड चाहिए, तब बेबी रोता है और हम उसे प्रोवाइड कर देते हैं, देन बेबी स्टॉप हो जाता है। हाइपरपायरेक्सिया, हाइपरपायरेक्सिया डैट मीन्स अगर बेबी को फीवर की कंडीशन है, उसका बॉडी का टेम्परेचर हाई है, तब भी बेबी रोएगा। नीड ऑफ मदर, अगर बेबी को मदर की नीड है तब भी वो रोएगा। वो क्यों रोएगा? इसलिए रोएगा कि अब कोई ना कोई तो ऐसे बेबी के पास रहता ही है। अकेले तो बेबी, जो नियोनेटल बेबी होता है, न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसको कोई अकेले तो नहीं छोड़कर जाता, कोई रहता है। लेकिन उसको क्या होता है, अगर बहुत ज़्यादा छोटा है तब तो इतना बेबी नहीं समझ पाएगा कि हाँ मदर है या फिर कौन है। लेकिन हाँ, जब बेबी 2 इयर्स का हो जाता है या 1.5 इयर्स का हो जाता है तो उसको क्या होता है, समझ में आ जाता है कि हमारी मदर है, ठीक है। तो जब वो मदर को अपने पास नहीं देखता है तो भी वो बहुत ज़्यादा क्राई करता है, क्योंकि मदर को क्या होता है, बहुत सारे एसेंशियल्स वर्क रहते हैं, होम में रहते हैं, आउटसाइड रहता है। तो इस वजह से जब नहीं देखता है जब बेबी, तो क्या करता है, वो क्राई। अब फिर क्या है, डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस मतलब जब बेबी के स्किन पे रैशेस पड़ जाते हैं, रेड स्पॉट पड़ जाते हैं, उस वजह से बेबी क्राई करता है। सॉलिड बाइट, जब बेबी को कोई भी इंसेक्ट बाइट कर लेगा तब भी क्या करेगा, बेबी क्राई करेगा। नॉर्मल देखा ही होगा आप लोगों ने, मॉस्किटो जब बाइट कर लेता है तब बेबी क्राई करता है। और फिर है पासिंग आउट यूरिन एंड स्टूल, जब बेबी को यूरिन पास आउट करना होता है, स्टूल पास आउट करना होता है, तब बेबी रोता है। अब बेबी बता तो नहीं सकता है कि मुझे वॉशरूम जाना है, ठीक है। तो बेबी क्या करता है, उसका ये कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। वो ऐसे ही कम्युनिकेट करता है, अगर उससे यूरिन जाना है तो वो रोकर ही दिखाएगा कि मुझे यूरिन जाना है। और मदर क्या करती है, उसकी लैंग्वेज को इसी तरह समझती भी है। बॉडली डिस्कम्फर्ट, जब बेबी की बॉडी डिस्कम्फर्ट होती है, उसको कंफर्टेबल पोजीशन नहीं मिलती है, तब भी बेबी क्राई करता है। अब आता है हमारा पैथोलॉजिकल कॉजेज़ ऑफ क्राइंग। जो हम लोगों ने पहले पढ़े हैं वो नॉर्मल कॉजेज़ थे कि बेबी किस किस रीज़न से रो सकता है। अब इसमें क्या है, पैथोलॉजिकल कॉजेज़ है कि मतलब पैथोलॉजिकल कॉज मतलब आप बोल सकते हैं कि जो एक टेस्टेड है, अगर ये चीज़ अगर बेबी को हो रही है तो बेबी रोएगा ही रोएगा, वो हमारा हो जाता है पैथोलॉजिकल कॉज। मोस्ट ऑफ द डिजीज़ ऑफ नियोनेट्स, इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन हैव इरिटेबिलिटी एज मेजर मैनिफेस्टेशन। अगर बेबी को बहुत सारी डिजीज़ हो रखी है, ठीक है, तो बेबी को क्या होता है ना, इरिटेबिलिटी होती है, वो इरिटेट हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा मेजर रीज़न है बेबी के क्राइंग का। फॉर पीडियाट्रिशियन इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू डिसाइड द कॉज ऑफ इरिटेबिलिटी क्राइंग। जो पीडियाट्रिशियंस होती हैं उन्होंने क्या बताया है, इसको इम्पॉर्टेंट रीज़न बताया है कि जो इससे बेबी क्या होता है, इरिटेट होता है, क्राई करता है। अगर बेबी को स्टमक में पेन हो रहा है तो बेबी क्या करेगा, क्राई करेगा। अगर वो किसी और डिजीज़ से सफ़र कर रहा है तो बेबी क्या करेगा, क्राई करेगा। नॉर्मल से उसके पास यही है कि बेबी को कुछ नहीं समझ में आता है, वो अपनी चीज़ वो रो कर ही दिखा सकता है सिर्फ, इसलिए बेबी क्या करेगा, क्राई करेगा। फिर क्या आता है हमारा असेसमेंट, कि हम कैसे असेस करेंगे कि बेबी को दिक्कत क्या है, वो रो रहा है तो उसे क्या प्रॉब्लम हो सकता है। हिस्ट्री ऑफ बॉवेल मूवमेंट एंड हिस्ट्री ऑफ सकिंग रिफ्लेक्स फीडिंग एबिलिटी, हम लोग बेबी का बॉवेल मूवमेंट चेक करेंगे कि उसका बॉवेल मूवमेंट कैसा है। एंड हिस्ट्री ऑफ सकिंग रिफ्लेक्स फीडिंग एबिलिटी, उसकी सकिंग रिफ्लेक्स की एबिलिटी क्या है, वो कैसे फीड कर रहा है। टेक वाइटल साइन, अब हम लोग बेबी का वाइटल साइन भी ले सकते हैं कि उसका वाइटल साइन प्रॉपर है कि नहीं। हिस्ट्री ऑफ फॉल्स, हम लोग बेबी की क्या करेंगे, फॉल्स की हिस्ट्री देखेंगे कि फॉल्स दैट मीन्स कि बेबी कहीं पहले गिरा तो नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि बेबी 2-3 दिन पहले कभी गिरा हो और 2-3 दिन बाद तक भी उसको पेन होता रहता है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये भी ऑब्जर्व करेंगे कि बेबी कहीं गिरा तो नहीं है, उसकी हिस्ट्री चेक करेंगे। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन हम लोग करेंगे। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में हमारा बॉवेल मूवमेंट आ गया, पेन आ गया, ये सब हम लोग एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में करेंगे। फिर हमारा आता है ईएनटी एग्जामिनेशन। ईएनटी एग्जामिनेशन मतलब
ईयर, नोज, थ्रोट, इसका हम लोग एग्जामिनेशन करेंगे, कहीं बेबी को इन्फ्लामेशन तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है, ये सब हम लोग इसमें देखेंगे। फिर हमारा आता है केयर ऑफ क्राइंग इन्फेंट्स। बेबी रो रहा है तो हम लोग उसे केयर प्रोवाइड कैसे करेंगे। हाँ, इसमें एक और ये भी चीज़ हमें ध्यान में रखनी होती है कि बेबी रो रहा है तो इसमें जितनी सारी केयर लिखी है ये सब नहीं प्रोवाइड कर देनी है, उसकी अकॉर्डिंग टू नीड, उसको जिस चीज़ की नीड है उस चीज़ के अकॉर्डिंग हम लोग उसको केयर प्रोवाइड करेंगे। चेंज द वेट नैपकिन एंड लिनन। अगर उसका जो नैपकिन है, जो बेड शीट है, वो अगर वेट हो चुकी है तो उसको हम लोग को क्या करना है, उसको चेंज कर देना है। फीड द बेबी। अगर बेबी ने बहुत टाइम से फीडिंग उसको प्रोवाइड नहीं किया गया है तो उसको फीडिंग प्रोवाइड करेंगे। मे बी हो सकता है बेबी को फीडिंग की ज़रूरत हो, उसको भूख लगाओ। प्रोवाइड टॉयज़ टू द बेबी। बेबी बहुत ज़्यादा क्राई कर रहा है तो हम लोग बेबी को टॉयज़ प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि उसका क्या हो जाए, माइंड डाइवर्ट हो जाए। और कभी कभी ऐसा भी होता है, क्या करता है बेबी के टॉयज़ के लिए ही रोता है, उसको टॉयज़ ही चाहिए होता है, इसीलिए वो रोता है। तो हम क्या करेंगे, उसे टॉयज़ प्रोवाइड कर देंगे। द इन्फेंट शुड बी लेफ्ट अलोन। जो बेबी होता है उसको कभी हम लोग अकेला नहीं छोड़कर जाते हैं। अगर मदर किसी इसेंशियल वर्क कर रही है, आउटसाइड बाहर है, घर के बाहर है, तो हम लोग क्या करेंगे कि बेबी को किसी फैमिली मेम्बर के पास छोड़कर जाते हैं या फिर किसी किसी को बैठा कर जाते हैं, अकेला नहीं छोड़ते हैं। और इसीलिए क्योंकि बेबी क्या होता है उसको कुछ तो समझ आता नहीं है, वो अपने आप को क्या कर सकता है, हार्म पहुंचा सकता है, कुछ भी अननेसेसरी चीज़ें होती हैं उनको भी वो खा सकता है। इसलिए हम लोग बेबी को कभी अकेला नहीं छोड़ते। इनकरेज द मदर। हम लोग मदर को क्या करते हैं, इनकरेज करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। अगर बहुत ज़्यादा बेबी रो रहा है, काफ़ी टाइम से रो रहा है, तो मदर को क्या होता है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी होता है, स्ट्रेस होता है, कभी कभी वो डिप्रेशन में भी चली जाती है। इसीलिए हमें मदर को क्या करना है, इनकरेज करना है। करेगी बेबी को वो केयर कैसे प्रोवाइड करेगी, इसलिए हमें क्या करना है, टाइम टू टाइम मदर को भी इनकरेज करना है। ये कौन करता है, ये फैमिली मेम्बर कर सकते हैं और कोई भी कर सकता है कि नहीं ऐसा नहीं, बेबी को ये दिक्कत होगी, हम ये चीज़ बेबी को यहाँ से मेडिसिन दिलाएंगे, ये प्रोवाइड करेंगे, पेन होगा, पेन रिड्यूस हो जाएगा, बेबी ठीक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके हम मदर को इनकरेज कर सकते हैं। द इन्फेंट आर डिस्कम्फर्टेबल वेयर क्लॉथ्स शुड बी चेंज। अगर जो बेबी ने डिस्कम्फर्टेबल वेयर क्लॉथ्स पहन रखे हैं, अगर क्या होता है कि अगर कोई बेबी है, ठीक है, उसे बहुत डिस्कम्फर्ट लग रहा है, जो कपड़े उसने पहन रखा है उससे क्या हो रहा है, वो डिस्कम्फर्ट हो रहा है, उसे चेंज कर देना चाहिए हमें। क्योंकि उसे कंफर्टेबल पोजीशन जब तक प्रोवाइड नहीं होगी वो शांत नहीं होगा। जैसे नॉर्मल आप लोग ने देखा है पार्टीज़ वगैरह में, जैसे कोई बेबी गर्ल हो तो उसका करते फ्रॉक वगैरह पहना देते, तो वो बेबी क्या करता है, रोती रहती जब तक उसकी वो फ्रॉक नहीं चेंज हो जाती। सो आज की हमारी ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू।